हाँ तो भाई जैसा कि आपको पता है, हमने कल जो बात की थी वो लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो उससे आगे हम चलेंगे एंड मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास। ठीक है भाई, देखिए कल जो हमने एक मुख्य क्वेश्चन किया था जिसको हम कह रहे थे लघु बीजाणुधानी की संरचना, तो कल आपको समझ में आ गई लघु बीजाणुधानी की संरचना, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि हम पहुंचे कहां पर थे। हम पहुंचे थे कि जो लघु बीजाणुधानी थी, जो लघु बीजाणुधानी थी उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी या लघु बीजाणु जनन कोशिका थी ना, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब उससे आगे क्या होगा कि भाई जब हम लघु बीजाणुधानी की संरचना हमको पता चल गया, तो अब जो आगे का कार्य होगा ना वो क्या होगा, लघु बीजाणु जनन, जिसको हम कहते हैं माइको स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, लघु बीजाणु जनन। तो क्या होता है भाई लघु बीजाणु जनन, ये हम देखते हैं। इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इसे लघु बीजाणु जनन या माइकोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखिए अब आप डेफिनेशन को और अपने पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर में हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे, है ना। तो हम देखो सबसे पहले हमारे पास जो उद्देश्य था वो परागकण तक पहुंचने का है, परागकण। ठीक है, और हम जानते हैं कि परागकणों का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में। तो सबसे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथर देखा, यानी कि परागकोश की संरचना डेवलप परिवर्धन देखा। उसके बाद हमने परागकोश की संरचना देखी, और जब हमने परागकोश की संरचना के बारे में बात की तो उसमें हमने क्या देखा कि उसमें माइकोस्पोरोंजियस सेल या मैं कहूँ लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं उसमें प्रेजेंट थी। तो वो लघु बीजाणु जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, आगे चल के लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी उनमें होता है अब अर्धसूत्री विभाजन। देखो ये जो मात्र कोशिका है ना, ये डिप्लॉइड रहेगी, द्विगुणित, और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, माइकोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, या मैं कहूँ लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है माइकोस्पोरोजेनेसिस की। बहुत सिंपल सा, आपको इतना समझना है कि मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
जब 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण कर दे तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइकोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये था लघु बीजाणु जन्म। अब यही मैं आपको एक बात बता दूं कि लघु बीजाणु परागकोश में, या मैं कहूं लघु बीजाणु धानी में चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बात है भाई, समझिए आप कि ये जो लघु बीजाणु होते हैं, अच्छा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने कितने लघु बीजाणु बनाए, 4 लघु बीजाणु। क्या बनाए, 4 लघु बीजाणु। तो ये जो 4 लघु बीजाणु है ना, वो क्या करते हैं कि परागकोश में या लघु बीजाणु धानी में चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ये बहुत मुख्य बात है कि भाई मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। इस घटना को हम लघु बीजाणु जन्म कहते हैं। और जो ये 4 लघु बीजाणु बनते हैं ना, ये चारों लघु बीजाणु, या मैं कहूं कि एक मात्र कोशिका से बने चारों लघु बीजाणु हमेशा एक साथ व्यवस्थित होकर चतुष्क संरचना बनाते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब ये जो चतुष्क है, तो अब हमारा यहीं से जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है, चतुष्क के प्रकार, या मैं कहूं चतुष्क के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई जो ये चतुष्क होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, चतुष्फलकीय। मैं इसकी थर्ड ले लेता हूं। इसमें एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा, इनके पीछे स्थित होता है। अब बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप टॉपिक को नहीं समझते, उसका उद्देश्य नहीं समझते, आप उसको अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते। देखिए, वो ये कह रहा है कि भाई एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने 4 लघु बीजाणु बना दिए, और वो चारों लघु बीजाणु आपस में संयुक्त होते हैं, और उस संयुक्त अवस्था को हम नाम दे देते हैं चतुष्क। ठीक है, चतुष्क नाम दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि हर प्लांट में, मतलब अलग अलग, ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उन पादपों में हर प्रकार के, मैं कहूं कि अलग अलग प्रकार के चतुष्क होते हैं। ये तो हमको पता है कि एक चतुष्क में 4 ही लघु बीजाणु होंगे, लेकिन वो किन प्लांटों में किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि जो चतुष्क होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। तो उनमें जो हम पहला टाइप पढ़ के चल रहे हैं वो चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क है। अब ये चतुष्फलकीय क्या कह रहा है, इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो हमारे द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं, जो हमारे डाइकोट प्लांट होते हैं, डाइकोट द्विबीजपत्री प्लांट, उन द्विबीजपत्री प्लांटों में चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क पाया जाता है ना। अब इसका मैं एक डायग्राम आपको बनाऊं तो देखिए,
ठीक है, सुनिए भाई, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, तो ये अच्छा, इसमें आपको 3 ही लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, ये लघु बीजाणु हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, और जो चौथा होता है वो इनके पीछे होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आपको पता है हम चतुष्क क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक लघु बीजाणु मात्र कोश का अर्धसूत्र विभाजन कर 4 लघु बीजाणु बनाते हैं, और ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं वो एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब हम यूं देख रहे हैं कि किन प्लांटों में किस प्रकार का चतुष्क होता है। तो हम ये पढ़ के चल रहे हैं कि भाई जो हमारे डाइकोट प्लांट होते हैं, डाइकोट जो प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उनमें चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क होता है। अब आपको ये समझना है कि भाई चतुष्फलकीय क्या होता है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसमें एक ओर से देखने पर हमें 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते। मतलब यूं मानो कि जो इस प्रकार की मैंने आपको डायग्राम बनाया ना, तो इस प्रकार की संरचना में वो व्यवस्थित रहते हैं लघु बीजाणु धनी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के चतुष्क को आप क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय बोलेंगे। सिंपल सी बात है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप का टेट्रॉइड, जिसको हम चतुष्क कहते हैं। तो द्विबीजपत्री प्लांटों में किस प्रकार का चतुष्क होता है? चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क होता है ना। सेकंड जो होता है उसको हम समद्विपार्श्विक कह के चलते हैं। ठीक है, अच्छा, समद्विपार्श्विक की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पौधे। देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो एक समद्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क है। इसको हम क्या कह के चल रहे हैं? समद्विपार्श्विक। क्या है भाई ये समद्विपार्श्विक? तो देखिए, इसमें जो होते हैं चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं। जो चारों लघु बीजाणु आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक ही तल में स्थित हैं। तो इस प्रकार के हम चतुष्क को क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्विक। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या है? एक बीजपत्री पौधे। ठीक है, मोनोकोट प्लांट। तो मोनोकोट प्लांट में किस प्रकार का टेट्रॉइड पाया जाता है भाई? समद्विपार्श्विक प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो आपको डायग्राम से भी इसको समझना है। यहाँ देखिए, सभी जो है एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्विक बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, क्रोशित। तीसरे टाइप का जो चतुष्क है उसको हम क्रोशित कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें दो लघु बीजाणु
एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, जिससे ऊपर के युग्म के दोनों लघु बीजाणु व नीचे का एक लघु बीजाणु ही दिखाई देता है। ठीक है, अब आप इसको समझिए कि क्रॉसित क्या होता है। तीसरा जो अब इनके एग्जाम्पल की आपको खास ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे मैग्नीलिया वगैरह जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है ना, पर हमें इनको कोई समझना नहीं है। आपको जो मुख्य रूप से एग्जाम्पल याद करने हैं वो मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के करने हैं। ठीक है, क्रॉसित क्या होता है इसका सबसे पहले डायग्राम बना के देखते हैं हम। ये देखिए कि इसमें दोनों जो लघु बीजाणु होते हैं, दो लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। 90 एंगल का कोण बन रहा है, देखिए है ना, सभी से 90 एंगल का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा, तो समकोण बनाते। और इसमें क्या होता है कि ऊपर के तो दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि नीचे का केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, क्रॉसित कहते हैं। आप अंतर समझना, मैंने जो वो पहले वाला डायग्राम बनाया था ना चतुष्फलकीय, उसमें ये समकोण पे नहीं थे। देखिए ऐसे था उसमें, बात समझ में आ रही है। ये अलग अलग प्रकार थे, बिल्कुल इस प्रकार नहीं थे समकोण पर। ठीक है, हाँ, तो ये है समकोण पर, तो इसको बोलते हैं क्रॉसित चतुष्क। क्या बोलते हैं, क्रॉसित, जिसमें ऊपर के दो लघु बीजाणु और नीचे का केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है। नेक्स्ट है टी आकार। क्या है, टी आकार। तो टी आकार में बताऊं कि इसमें दो अनुप्रस्थ रूप में तथा दो लंबवत रूप में होते हैं। देखिए ये जो दो है वो तो अनुप्रस्थ रूप में है, क्योंकि ऐसे हम अनुप्रस्थ बोलते हैं, और ये दो कैसे हैं, लंबवत रूप में। और ये आप मुझे बताइए, ये टी आकार की संरचना बना रहे हैं नहीं बना रहे, टी आकृति बना रहे ना, तो इसको हम बोलते हैं टी आकार का चतुष्क। बात समझ में आ गई। जो कुछ प्लांट होते हैं उनमें टी आकार का भी क्या पाया जाता है, चतुष्क पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मतलब कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है। अब हम लास्ट बात करते हैं रैखिक। तो रैखिक क्या होता है, इसमें चारों लघु बीजाणु लंबवत रूप में स्थित होते हैं। ऐसे, ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, या मैं मैंने ये वैसे किया, तो ये क्या है भाई, चारों ही जो लघु बीजाणु हैं वो एक ही रैखिक क्रम में विन्यासित हैं या लंबवत रूप से विन्यासित हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक चतुष्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक चतुष्क बोलेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे 5 प्रकार के क्या होते हैं, चतुष्क होते हैं। अब मैं एक बार इनको फास्ट रिवाइज करा दूं, है ना। देखो समझने की कोशिश कीजिए, आप टॉपिक पर चलिए कि भाई जब हमने पराग कोश की संरचना देखी तो हमने वहां पर लघु बीजाणु जनन कोश का पढ़ी थी लास्ट में। अब ये लघु बीजाणु जनन कोश का आगे चल के क्या करती है, अर्धसूत्र विभाजन। हाँ, पहले तो ये मात्र कोश का बना देगी और उस मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्र विभाजन होगा तो 4 लघु बीजाणु बना देगी। ठीक है, अब ये जो 4 लघु बीजाणु बने हैं वो लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि चारों लघु बीजाणु आपस में संयुक्त होते हैं जिसको हम चतुष्क कहते हैं। अब वो हमको ये बताना चाह रहा है कि जो ये चतुष्क के रूप में होते हैं ये चतुष्क भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले बात की थी चतुष्फलकीय की, सेकंड जो की थी वो की थी समद्वि पार्श्विक की, थर्ड जो की थी वो की थी क्रॉसित की, 4 की थी टी आकार और 5 था रैखिक। तो जो हमारे टेट्रॉइड होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय में तो क्या था कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक ओर से देखने पर 3 दिखाई देते हैं और चौथा इनके पीछे होता है। समद्वि पार्श्व में क्या होता है कि सभी चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं। क्रॉसित में क्या होता था, दोनों एक दूसरे से समकोण बनाते और ऊपर के 2 दिखाई देते हैं लेकिन नीचे का एक ही दिखाई देता है। टी आकार में क्या था कि भाई 2 तो थे अनुप्रस्थ रूप में और 2 थे लंबवत रूप में, तो टी आकार की संरचना बन गई। और रैखिक क्या कहता था, जिसमें चारों ही लंबवत रूप में हो या मैं कहूं एक ही क्रम में हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रैखिक चतुष्क बोलते हैं। ठीक है, तो इनके आप डायग्राम वैसे आपने बनाए हुए हैं और फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा ये टॉपिक। चलिए अब ये तो हुआ भाई चतुष्क, है ना। अब हमने क्या पढ़ लिया कि जो हमारे लघु बीजाणु थे वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित है। भाई अभी हमने परागकण तो नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा ना। तो ये जो चतुष्क होते हैं इस चतुष्क में हमारे 4 अगुणित लघु बीजाणु है, ये हमको पता है। बात को समझना, बहुत मुख्य बात चल रही है। मान लेते हैं ऐसे हमारे 4 लघु बीजाणु थे और ये आपस में संयुक्त हैं। तो ये जो संयुक्त होते हैं ना वो एक कैलोज नाम की प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। बात समझो आप, किससे जुड़े रहते हैं, कैलोज नाम की प्रोटीन से, और इनका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था ना टैपीटम के कार्य कि वो कैलेज एंजाइम का स्रावन करती है, बताया था ना। तो वो कैलेज क्या करता है, कैलेज एंजाइम इस कैलोज भित्ति को खत्म करता है। ठीक है, और जैसे ही कैलोज भित्ति खत्म हो जाएगी तो ये चारों जो लघु बीजाणु थे वो कैसे हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर कैलेज एंजाइम का स्रावन हो तो जो कैलोज प्रोटीन है वो नष्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र। और मैं आपको बता दूं
कि जैसे ही लघु बीजाणु स्वतंत्र अवस्था में आते हैं तब इनको हम नाम देते हैं परागकण। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे जो लघु बीजाणु थे ना अगुणित, जब तक वो चतुष्क में व्यवस्थित थे तब तक तो हम उनको लघु बीजाणु ही बोलेंगे, और जैसे ही वो स्वतंत्र अवस्था में आ जाएंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे फिर? परागकण। बात समझ में आ गई? अंतर समझ में आ गया लघु बीजाणु और परागकण में? लघु बीजाणु तो तब तक बोलते हैं जब वो चतुष्क में अंदर हो, या मैं कहूं कैलोज प्रोटीन द्वारा बंधे हुए हों, और जैसे ही कैलेज एंजाइम कैलोज प्रोटीन को नष्ट करता है ये स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र अवस्था में ये जो लघु बीजाणु होते हैं उनको हम परागकण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? परागकण। तो आपको पता चल गया कि परागकण कैसे बने। बहुत सिंपल सी बात है, बस लघु बीजाणु जनन हमने पढ़ा था, उसमें क्या हुआ कि जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं थी मात्र कोशिका, उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन किया। पहले लघु बीजाणु बनाए जो चतुष्क में थे, जैसे ही कैलेज एंजाइम ने चतुष्क को नष्ट किया ये स्वतंत्र हो गए और क्या कहलाए? परागकण कहलाए। क्या कहलाए? परागकण कहलाए। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ। तो ये हुआ परागकण। तो पता चल गया आपको परागकण कैसे बने। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात करेंगे अभी हम सेकंड पार्ट में करेंगे, यहां से आगे की।